हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। सो इससे पहले वाले सेशन में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। 3 सेशंस इसके हो चुके हैं आपके 29 जून वाले एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, तो आज ये फोर्थ सेशन है। अगर किसी स्टूडेंट ने इसके पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा प्लीज। सारा पेपर का एनालिसिस देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे एक मिनट, साइलेंट फोन। चलो, सो ये हमारे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, यू कैन एनरोल बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन। तो देखिए, लास्ट हमने ये क्वेश्चन किया था सेशन में, ये वाला सेल्स एडवर्टाइजमेंट वाला, राइट। तो अब ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी का ये जो प्रॉब्लम है, पोल्यूशन वाली एग्जांपल से मैं यूट्यूब पर एक सेशन वीडियो बनाया था, शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट वीडियो। हम कहीं माउंटेन्स में थे, तो वहाँ पे वो माउंटेन्स वाले इलाकों में मैंने पोल्यूशन एज़ ए एक्सटर्नलिटी वाला एग्ज़ाम्पल देके आपको सब चीज़ें दिखाकर वो वीडियो बनाया था और समझाई थी चीज़ें कि ये रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से आपको बेटरली समझ में आ जाएगा कि कैसे पोल्यूशन जो है ये एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का काम करता है। आप में से बहुतों ने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार देखना ज़रूर, इस चैनल पर मौजूद है। उससे आपको एक्सटर्नलिटी का कांसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और क्योंकि एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ से समझाया हुआ है तो कभी ज़िंदगी में भूलेगा भी नहीं। ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे वही चीज़ें देखो समझिए। अब एक्सटर्नलिटी बेसिकली क्या होती है? कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में डिवर्जेंस, ठीक है? एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई, उसके फैक्ट्री लगाने से पोल्यूशन क्रिएट हुआ, जिससे उसको तो फ़ायदा हुआ भई फैक्ट्री वाले को, है ना? फैक्ट्री वाले को फ़ायदा क्यों हुआ? क्योंकि उसके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, तो उसके तो रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, उसको बेनिफिट ही हो रहा है। पर उसके कारण जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस फैक्ट्री में, उसके कारण सोसाइटी को नुकसान हो, है ना? तो वो पोल्यूशन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्यों बनता है? क्योंकि सोसाइटी को, थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है एक बंदे के एक्शन लेने से, है ना? इसी तरह जो एजुकेशन है, ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। भई आप पढ़े लिखे हो तो आपको तो फायदा मिलेगा, दूसरों को, आपके थर्ड पार्टी को आपसे बेनिफिट होगा, है ना? तो इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी समझो अब सारे पॉइंट्स को अच्छे से। आर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड आर नॉट इंटरनलाइज्ड बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स इन्वॉल्विंग इन बाइंग एंड प्रोडक्शन। देखिए, जो ये इंटरनलाइजेशन वर्ड है ना, ये एक्सटर्नलिटी से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, जब चीजें इंटरनलाइज नहीं होती, इंटरनलाइज नहीं होने का मतलब कि एक के कारण अगले बंदे पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना? वो इंटरनलाइज नहीं है, वहां पे एक्सटर्नलिटी है, क्योंकि एक का एक्शन दूसरे पर प्रभाव डाल रहा है, एक्सटर्नल पर प्रभाव डाल रहा है, एक का एक्शन एक्सटर्नल पर प्रभाव डाल रहा है। जब एक्सटर्नलिटी की बात हो रही है, दैट मीन्स वो चीज इंटरनलाइज नहीं है, वो चीज एक्सटर्नलाइज है, क्योंकि एक का एक्शन अगले पर प्रभाव डाल रहा है। समझे? तो एक्सटर्नलिटी के केस में जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स होते हैं वो इंटरनलाइज नहीं होते, है ना? वो एक्सटर्नलाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी पर उस एक के एक्शन का थर्ड पार्टी पर प्रभाव पड़ रहा है। बात समझे हो? सो व्हेन जब भी एक्सटर्नलिटी वर्ड आ जाए, दैट मीन्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर नॉट इंटरनलाइज, दे आर एक्सटर्नलाइज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब फिर क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी रिजल्ट्स अंडर एदर अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड। बिल्कुल, जब भी एक्सटर्नलिटी की प्रेजेंस हो, या तो गुड की अंडर प्रोडक्शन होगी या ओवर प्रोडक्शन। तो इसको हम समझते हैं कैसे ये चीज होती है। जैसे पोल्यूशन की एग्जांपल है। अब जो पोल्यूशन की कॉस्ट है, जैसे मैंने कहा, वो फैक्ट्री पे नहीं करती। पोल्यूशन की कॉस्ट पे कौन पे करता है? सोसाइटी पे करती है। दैट मीन्स सोशल कॉस्ट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट, दैट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ द गुड, है ना? सो बिकॉज सोसाइटी बेयर्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, इट इज ओवर, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है, एक ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है सोसाइटी। फैक्ट्री वो वाली ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाकर। इट इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड। अब इसी तरह अंडर प्रोडक्शन कैसे है, देखो। अब एजुकेशन जैसे का है एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इट क्रिएट्स अंडर प्रोडक्शन। हाउ? या अंडर कंजम्पशन। एक पर्सन एजुकेटेड होगा,
उसको तो चलो ठीक है बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, सोसाइटी को भी उससे बेनिफिट मिलेगा। वो एजुकेटेड बंदा भाई क्राइम कम करेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा जनरेट करेगा, है ना? सो अब ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्यों है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं थर्ड पार्टी पर, ठीक है? इस केस में सोशल बेनिफिट ज़्यादा है ना? कि उस बंदे के एजुकेट होने से प्राइवेटली तो चलो उसको ठीक-ठाक बेनिफिट मिल रहा है, पर सोसाइटी को उसके उससे उसके पढ़ने से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। सो सोशल बेनिफिट इज़ मोर देन प्राइवेट बेनिफिट इन द केस ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की और एग्ज़ाम्पल है काफ़ी है। अ, अब एक और एग्ज़ाम्पल है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की। एक घर में टीवी लगा हुआ है, ठीक है? उसमें ही लगा हुआ है, जैसे आज की डेट में तो चलो काफ़ी एडवांस हो गया है। आज से पहले अगर चले जाएँ काफ़ी टाइम पहले, एक घर में टीवी लगा हुआ है, बाकियों के में नहीं लगा हुआ। वो सारे एक के घर में आके बैठ के टीवी देख रहे हैं। भई उस बंदे को टीवी लगाने का इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना सोसाइटी ने ले लिया। दैट इज़ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, है ना? तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी दैट लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन ऑफ गुड, ठीक है? कि और अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन करती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ओवर प्रोडक्शन करती है। दैट मीन्स सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। अब आगे अगला क्या है मार्केट बेस्ड डिसीजन। देखिए मार्केट बेस्ड डिसीजन के इनएफिशिएंट आउटकम आते हैं क्योंकि जब एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम हो तो क्या होता है मार्केट फेलर आता है। दैट मीन्स मार्केट प्रोड्यूस इनएफिशिएंट आउटकम, ठीक है? तो सी वाला गलत है, एलिमिनेट कर दिया। फिर डी में क्या है इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी द मार्जिनल सोशल कॉस्ट। बिल्कुल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के केस में क्या है कि जो सोसाइटी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है ना दैट इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट में। सोसाइटी जो कॉस्ट बेयर कर रही है वो ज्यादा है, बिल्कुल जैसे हमने पोल्यूशन में पढ़ा ये वाला। फिर वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट। अब ये वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट किसकी बात, कोस थ्योरम। कोस थ्योरम याद है, कोस थ्योरम पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हमने कोस थ्योरम में? कोस थ्योरम इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सटर्नलिटी। कोस थ्योरम एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्योंकि कोस थ्योरम में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज कर सकते हैं। तो कोस थ्योरम में क्या एग्जम्पशन, पहली एग्जम्पशन होती है वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स। अगर प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हैं तो प्राइवेट बार्गेनिंग के थ्रू उस एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इन कंटेक्स्ट क्वेश्चन था, पढ़े हुए में से कंसेप्ट था और पढ़े हुए में से क्वेश्चन था, ठीक है? आगे देखिए अरेंज द फॉलोइंग क्राइसिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये थोड़ा नया सा है, देखो इसको समझ लेते हैं अगली बार वाले एग्जाम के लिए। ओपेक ऑयल क्राइसिस आई थी आपकी 1973 में, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल डेब्ट क्राइसिस आई थी 1982 में। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997। अर्जेंटियन इकोनॉमिक क्राइसिस 2001 एंड यूरोजोन क्राइसिस 2009-12 में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए सबसे पहले, वही है मतलब सेम ही ना, ओपेक सारा उसने उसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, ठीक है? ये देखो क्रोनोलॉजी है ऑलरेडी वो। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ। अब ये बड़े ध्यान से समझना, देखो जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या पढ़ते हैं उसमें चीजें, देखो एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं कि स्क्यूनेस क्या है, जीरो है। दूसरा क्या पढ़ते हैं, कर्टोसिस क्या होता है, इसमें कर्टोसिस होता है थ्री। कर्टोसिस क्या होता है, मेसोकर्टिक कर्व होता है ना? मेसोकर्टिक कर्व यानी कि कर्टोसिस थ्री, ठीक है? तो अब हम स्क्यूनेस को बीटा थ्री बीटा टू का एक फार्मूला होता है ना स्क्यूनेस का, इसी तरह कर्टोसिस का भी बीटा सॉरी बोल दिया, म्यू म्यू थ्री म्यू टू करके एक फार्मूला होता है। इस तरह कर्टोसिस का भी म्यू फोर म्यू टू करके एक फार्मूला होता है, मूवमेंट्स के थ्रू निकालते हैं हम। अब अगर आपको बताओ इफ स्क्यूनेस इज जीरो, है ना, इफ स्क्यूनेस इज जीरो देन म्यू थ्री विल आल्सो बी जीरो। सी आई विल शो यू। ये देखो ये रहा
स्क्यूनेस का फार्मूला बीटा 1 म्यू 3 स्क्वायर ओवर म्यू 2 क्यूब, है ना? और हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस नहीं होती, यानी कि स्क्यूनेस 0 होती है क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दैट मीन्स अगर बीटा 1 0 है, बीटा 1 0 है तो म्यू 3 विल आल्सो बी 0 ना, ठीक है? सो म्यू 3 विल बी 0, दैट इज कॉमन। और कर्टोसिस में हम क्या पढ़ते हैं? कर्टोसिस, ये रहा कर्टोसिस। कर्टोसिस का फार्मूला बीटा 2 म्यू 4 ओवर म्यू 2 स्क्वायर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन? मेसोकर्टिक। वी हैव स्टडीड इट, ठीक है? और बीटा 2 अगर मेसोकर्टिक है तो बीटा 2 क्या होगा? 3 होगा, राइट? चलो तो वापस आते हैं अब यहाँ पे। सो दैट मीन्स इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन मुझे पता चल गया भाई बिल्कुल ठीक है, पर बी वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि बीटा 2 3 होता है। तो मैंने क्या किया, अगर ए वाला ठीक है, एलिमिनेशन मेथड सीखो। अगर ए वाला ठीक है और बी वाला गलत है तो दैट मीन्स मुझे वो चीज़ चाहिए जिसमें ए है पर बी नहीं है, ठीक है? यानी कि सेकंड को एलिमिनेट कर दोगे, बी नहीं है ना तो इसको भी एलिमिनेट कर दोगे। अब आपके पास सिर्फ 2 बचे ऑप्शन, या तो फर्स्ट होगा इसका आंसर या तो फोर्थ होगा। ऐसे ही यूज़ करते हो, दिमाग लगाओगे एग्ज़ाम में ऐसे ही। अब फर्स्ट एंड फोर्थ में से मुझे एक चूज़ करना है। दोनों में फ़र्क क्या है? फोर्थ में उसने डी दिया हुआ है, फर्स्ट में उसने ई दिया हुआ है। तो हम सिर्फ इन 2 ऑप्शंस को कंसीडर कर लेते हैं, या तो डी होगा या तो ई होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है? अब इसमें उसने क्या है म्यू 4 फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने फोर्थ मूवमेंट पूछ ली है और ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आई होप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने अपने बीएससी वगैरह में, इकोनॉमिक्स बीए में पढ़ा होगा, एमए इकोनॉमिक्स में कभी ना कभी। दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है। एक्सपोनेंशियल आई म्यू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओवर टी, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नॉर्मल। और आपको अगर याद हो तो ये वाला एक ना फार्मूला हमने किया था, रिलेशन बिटवीन एम डी एस डी एंड क्यू डी। ये जो रिलेशनशिप होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही कंसीडर होता है। दैट मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर मुझे मीन डेविएशन फाइंड करना है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू दैट 4 ओवर 5 एस डी इज इक्वल टू एम डी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन डेविएशन आपका 4 ओवर 5 एस डी आएगा, यानी कि ये सी वाला बिल्कुल सही हो गया, ए वाला भी सही हो गया और यहाँ पे ई वाला सही हुआ क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये है, तो ए सी ई आपका सही जवाब हो गया। ठीक है? अगले एग्जाम में नॉलेज के लिए हम सारी मूवमेंट्स कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए म्यू 1 जो है वो 0 होता है, म्यू 2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, दैट इज़ वेरिएंस, क्योंकि मीन 0 होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है? 0, दैट मीन्स म्यू 1 रिप्रेजेंट किसको करता है? मीन को करता है। सो मीन 0 है। म्यू 2 क्या होता है? वेरिएंस, ठीक है? वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। म्यू 3 भी 0 है क्योंकि स्क्यूनेस 0 है। एंड म्यू 4 याद रख लो, म्यू 4 जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दैट इज़ 3 सिग्मा की पावर 4 होता है। ठीक है? यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ था इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं किया, दैट इज़ 3 सिग्मा की पावर 4। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर इज अप्लाइड टू एस्टिमेट द कोफिशिएंट ऑफ द। अब देखो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको अच्छे से पढ़ाया गया था। इसमें हम ये पढ़ते हैं इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर में कि जो मेरे पास एक स्ट्रक्चरल इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसमें हम ओएलएस अप्लाई करके रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स निकालेंगे, है ना? ऑब्टेन रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन फ्रॉम स्ट्रक्चरल मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल से, है ना? इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स फ्रॉम ओएलएस एस्टिमेट्स ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स। सो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चरल मॉडल है उससे रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकालते हैं। वो जो रिड्यूस्ड फॉर्म निकालेंगे उस पर हम ओएलएस अप्लाई करेंगे, ओएलएस अप्लाई करेंगे और फिर उस ओएलएस अप्लाई करने से जो रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स निकालेंगे, उसको पुट करके हम स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स निकालेंगे। ये इसके स्टेप्स होते हैं बेसिकली। तो अब उसने क्या कहा है कि इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर इज अप्लाइड टू एस्टिमेट द कोफिशिएंट ऑफ द स्ट्रक्चरल इक्वेशन। क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि देखो रिड्यूस फॉर्म नहीं आना यहाँ पे, स्ट्रक्चरल इक्वेशन आना। देखो क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले जो मेरा स्ट्रक्चरल मॉडल होता है उसी से रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करते हैं, है ना? देखो समझो क्या होता है प्रोसेस इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब पूरा इसका डिटेल्ड लेक्चर होगा तब मैं आपको स्ट्रक्चरल मॉडल से रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट सारे निकालना भी प्रोसेस समझाऊंगी। मेरे पास एक स्ट्रक्चरल मॉडल है, इस स्ट्रक्चर बेसिकली इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर में ना हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। जो मेरे पास स्ट्रक्चरल मॉडल है ना, ठीक है, जो मेरे पास स्ट्रक्चरल मॉडल है ना, इसके मैं रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स
रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल में पहले इसको टर्न करूँगी। अब उस जो रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल है ना, उस रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल पर ओएलएस लगा के इस रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल के कोएफिशिएंट्स फाइंड करूँगी। फिर जो ये कोएफिशिएंट्स निकलेंगे ना, इसको मैं स्ट्रक्चरल मॉडल पर पुट करके स्ट्रक्चरल मॉडल के कोएफिशिएंट्स फाइंड करूँगी। मतलब एट द एंड मेरा गोल ये था कि स्ट्रक्चरल मॉडल के कोएफिशिएंट्स फाइंड करने। उसके लिए मैंने इस मॉडल को रिड्यूस्ड फॉर्म में टर्न किया, रिड्यूस्ड फॉर्म पर ओएलएस लगाया, ओएलएस के कोएफिशिएंट फाइंड किए, उनको इस पे पुट करके फिर स्ट्रक्चरल मॉडल के कोएफिशिएंट फाइंड किए। ठीक है, सो एट द एंड माय गोल इज इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वेयर इज अप्लाई टू एस्टिमेट द कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन, क्योंकि रिड्यूस फॉर्म को तो मैंने एज ए इंटरमडरी यूज किया ना, बात समझे कि नहीं? सो दैट इज द थिंग बेसिकली। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट न्यू क्लासिकल अप्रोच। चलो, न्यू क्लासिकल अप्रोच के बारे में ये मैंने अपनी बुक से ही कॉपी पेस्ट की हुई है चीजें डायरेक्टली। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड इन 1970s। 1970s में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जन्म लिया था थ्रू द वर्क ऑफ रॉबर्ट लुकेस। रॉबर्ट लुकेस इसके प्रपाउंडर है। सो यहीं से पता चल गया कि ठीक है, मेन प्रपाउंडर रॉबर्ट लुकेस है, बिल्कुल ठीक है, बट इट वाज नॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग 1950s, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1970s। तो सी नहीं है, यानी कि ए है पर सी नहीं है। तो सी नहीं है तो दैट मीन्स इसको काट दिया मैंने। ठीक है, फिर आगे देखो, और सारा पढ़ते हैं हम, पहले समझ लेते हैं। इसके अलावा थॉमस सर्जेंट, नेल वेलेस, ये भी रिलेटेड है न्यू क्लासिकल। अब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो किसके बेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट पढ़ो, रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस। ये कॉपी पेस्ट कंटेंट की है मैंने अपनी बुक से, या जो आपका पीपीटी जो आपको जिससे पढ़ाया जाता है कोर्स में, वो कंटेंट है। रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस, दैट इज प्योरली न्यू क्लासिकल्स आर बेस्ड ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस। तो बी वाला भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो जैसे ही पता चला मुझे बी वाला गलत है, मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट, तो मेरा सेकंड आंसर सही आ गया। ठीक है, आगे बाकी भी देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ काम। कंप्लीट वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। अब अच्छा, इस पर मेरा एक यूट्यूब लेक्चर है, अभी मैं अब समझाने लग जाऊंगी तो बहुत क्वेश्चंस है, कब खत्म होंगे हमारे। आप यूट्यूब पर जैसे ही सर्च करोगे ना, न्यू क्लासिकल एंड न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स बाय सिमरनजीत कौर, रिसेंट मेरा लेक्चर है इस पर। उस लेक्चर को देखने के बाद you will not face any problem in understanding the concepts of new classicals, new Keynesians, rational expectation, adaptive expectation, each and everything will be made crystal clear, और कभी भूलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, YouTube पर वो लेक्चर मौजूद है, जरूर देख सकते हैं। जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके कोर्स में तो है ही है ना, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है ये लेक्चर, और जो YouTube पर भी ये वाला लेक्चर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगली चीज देखो, अब इस हिपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि फोरकास्ट आर अनबाइज्ड एंड बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, की जो भी लोग प्रिडिक्ट करते हो कि रैशनल एक्सपेक्टेशन है, सारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेस पर लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, है ना। और अब यहाँ पे जो पॉलिसी जो है इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जो लोग हैं पहले ही से प्रिडिक्शन कर लेते हैं, जिस कारण गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फूल नहीं बना पाती है ना, ये चीजें होती हैं इसमें। अब इनइफेक्टिवनेस, ये चीज इनइफेक्टिवनेस आ गई, ये देखो, दिस इज नोन एज पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस थ्योरम, क्योंकि जब लोग रैशनली प्रिडिक्ट कर लेते हैं पॉलिसी को, तो गवर्नमेंट अगर जो है लोगों को फूल नहीं बना पाती, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी काम नहीं कर पाएगी अगर लोग पहले से ही उसको प्रिडिक्ट रैशनली करते हैं तो। विद रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड फ्लेक्सिबल प्राइजेस एंड वेजेस, तो अब न्यू क्लासिकल का सिस्टम किसके बेस पर है, फ्लेक्सिबल प्राइजेस एंड वेजेस, यानी कि डी वाला ऑप्शन आ गया आपका बिल्कुल सही। आगे देखिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन जॉन मुथ के द्वारा 1961 में दी हुई थी। यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन पढ़िए, rational expectations may assume that people do not make systematic errors when predicting the future. In other words, any errors in forecasting are random in nature, कि अगर कोई एरर फोरकास्टिंग में होता भी है तो रैंडम टेम्परेरी किस्म का वो एरर होता है। यही चीज इसने लिखी है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, यानी कि जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया है वो प्राइस और जो एक्चुअल प्राइस है उसमें डिफरेंस जो होता भी है, कोई सिस्टमेटिक एरर नहीं होता, रैंडम एरर हो सकता है, इनके टेम्परेरी किस्म का एक एरर हो सकता है। बिल्कुल वही से लाइन है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका डी ई ठीक हो। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अब मैचिंग करना है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, केन्स ने दिया ये कंसेप्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक इकोनॉमिक थ्योरी है दैट सजेस्ट दैट व्हेन पीपल, जब मुझे कोई पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नजर आता है ना कि ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, मुझे बड़ी खुशी होती है, अंदर से मन खुश होता है।
पर कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आए हैं, वो मैं आपको बता ही देती हूँ साथ में कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है थोड़ा, अगली बार के एग्ज़ाम के लिए देख लो। पर जब कोई क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से आ जाता है तो दिमाग, दिल दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक इकोनॉमिक थ्योरी है दैट सजेस्ट that when people save more during a recession, it can lead to a decrease in aggregate demand. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में बेसिकली ये बोलते हैं कंजूसी। देखो एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर कंजूसी में हमारे हमेशा बड़े-बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कंजूसी रखो, सेव करो, है ना? तो एक इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग अच्छी चीज़ है, भई ठीक है मुश्किल वाले टाइम पर ये काम आएगी हमारे यहाँ जैसे भी है। पर अगर सारे देश में सभी लोग सेव करने लग जाएँगे, तो टोटल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, हम मंदी की तरफ चले जाएँगे, रिसेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। तो वो ओवरऑल पूरे कंट्री के लिए अगर मैक्रो लेवल से उसको देखें तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना? When people cut spending to save more, aggregate saving will eventually decrease because one person spending is another person income. कि जब लोग सेव ज़्यादा करने लग जाते हैं, एक बंदे ने सेव, 2 बंदों ने सेव ज़्यादा की, पूरी एग्रीगेट सेविंग अगर इकोनॉमी में बढ़ गई, कंजम्पशन लेस हो गई, तो भई एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो ओवरऑल हम रिसेशन की तरफ आ जाएँगे। दैट इज़ द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बाय केन्स, ठीक है? फिर आपका आता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स जो एडम स्मिथ का है और ये भी कांसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स देखो, डायमंड वाटर पैराडॉक्स में क्या है कि एडम स्मिथ हैरान होता है, भई डायमंड लोगों के लिए ज़रूरी तो है नहीं है, फिर भी इतने महँगे हैं, पानी लोगों के लिए ज़रूरी है, पानी के बिना बंदा जी नहीं सकता, तब भी सस्ता है, ऐसा क्यों? सो ये एडम स्मिथ के द्वारा एक खड़ा किया गया सवाल था दैट व्हाई डायमंड इज़ कॉस्टली, पर उसकी वो इतना लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है ना? लिटिल प्रैक्टिकल यूज़ है उसका। तो इसके आंसर में उसने मार्शल ने कहा था बेसिकली, है ना? जैसे मार्शल हैं और कई इकोनॉमिस्ट उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व उन्होंने कहा कि अ, यहाँ पे सारा फंडा मार्जिनल यूटिलिटी का है क्योंकि वाटर जो है वो अबंडेंट में अवेलेबल है, उसके कारण लोगों की उससे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती है, बहुत पानी है ना? इतनी उससे संतुष्टि नहीं मिल रही, मार्जिनल यूटिलिटी कम है। डायमंड कहीं पर आपको मिल जा रहा है, डायमंड कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी उससे, है ना? तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी दैट्स द रीज़न कि उसका प्राइस ज़्यादा है। तो ये एडम स्मिथ का पैराडॉक्स। फिर वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स ये वही है, वेल्थ इफेक्ट आपका पिगू का। रियल बैलेंस इफेक्ट पेटिंकन का दिया था और वेल्थ इफेक्ट पिगू का। सो वेल्थ इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया है? पिगू के द्वारा। उसने क्या कहा? एज़ वेज प्राइस डिक्रीज़ेज़, वेज प्राइस अगर डिक्रीज़ होगा, वेल्थ, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट कुछ गड़बड़ है। देखिए, इसमें ना बेसिकली जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है, तो रियल इनकम बढ़ती है हम लोगों की। है ना? रियल इनकम, मनी इनकम नहीं रियल इनकम बढ़ती है। सो वी विल कंज्यूम मोर बेसिकली व्हेन वेज प्राइस डिक्लाइन ओवर रियल इनकम इंक्रीज होने के कारण कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो वेल्थ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये रिलेशनशिप उसने दी है। ठीक है? ये पिगू का हो गया। ये मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स नहीं है, बोल्डिंग का, इसको समझ लो। ठीक है? दिस इज़ अब मैक बेसिकली जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट था ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स का ही एक हिस्सा था, आप बोल सकते हो। ये मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स जो है केनेथ ई बोल्डिंग के द्वारा दिया गया। उसने कहा कि देयर इज़ कॉन्ट्राडिक्शन कि जो चीज़ माइक्रो लेवल पर बेनिफिशियल है, वो चीज़ सोसाइटल लेवल पर बेनिफिट नहीं भी हो सकती। या दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे अभी हमने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में पढ़ा था कि माइक्रो लेवल के लिए आप सेव कर रहे हो घरों में, ठीक है, अच्छी चीज़ है। बट अगर मैं उसको मैक्रो लेवल के लिए पूरी सोसाइटी, पूरे इंडिया लेवल पर देखूँ, तो वो देश के लिए हानिकारक है ना? तो वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहीं न कहीं इसका ही पार्ट है। तो ये बाउल्डिंग ने ये मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स दिया है कि कोई चीज़ अगर माइक्रो लेवल पर अच्छी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटल लेवल पर भी अच्छी ही हो। क्लियर हो गया? तो थर्ड आंसर हो गया इसका मैचिंग करके। चलो आगे चलते हैं।
ये देखो कोस थ्योरम के बारे में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स। अब कोस थ्योरम में क्या होता है, भला थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। कोस थ्योरम में ये होता है कि एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम आ गई, जैसे मान लो एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम कैसे आ गई कि भई ये एक फार्मर है, ठीक है? और ये कैटल रेयरर है। ये कैटल रखता है, उसको पालता है ना? तो अब इसका कैटल इस फार्मर के खेत में जाके इसका खेत डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये एक एक्सटर्नलिटी है बिकॉज़ थर्ड पार्टी नुकसान हो रहा है थर्ड पार्टी को, है ना? इस बंदे को तो चलो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है कि उसके कैटल का पेट भर रहा है। अब इस बंदे के लिए तो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है ना, दूसरे पर ये नेगेटिव प्रभाव डाल रही है सोसाइटी पर, एक का एक्शन दूसरे पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। तो अब कहते हैं ये एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, इंटरनलाइज़ हो सकती है प्राइवेट बार्गेनिंग के थ्रू। अगर इनको अपने प्रॉपर्टी राइट्स पता है, भई इसको अपना राइट पता है, इसको अपना प्रॉपर्टी राइट पता है, दोनों को अपने प्रॉपर्टी राइट्स पता है, तो वो आपस में नेगोशिएशन करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, तू ऐसा कर ले, मैं ऐसा कर लेता हूँ। बार्गेनिंग पावर दोनों के पास अलग-अलग है, तो वो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कोई। जैसे ये कहेगा कि भई ऐसा कर, तू अपना कैटल थोड़ा कम कर ले, है ना? तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दोनों बार्गेन करके एक सॉल्यूशन पर पहुँच सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, पोल्यूटर पेज़ द विक्टिम टू कंटिन्यू पोल्यूटिंग। अब जो पोल्यूटर, अब चलो इसने पोल्यूटर वाली चीज़ कही है, अब जो पोल्यूटर है, ये बेसिकली इसमें पोल्यूटर ये था, है ना? क्योंकि इसके कारण दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो ये जो है बंदा, इसको बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे देता हूँ, है ना? कि मेरा भई कैटल तो तुम्हारे खेत पर आएगा, वो ऐसा करेगा, इसके लिए थोड़ा मुझे कंपनसेशन दे देता हूँ। वो मान जाता है, भई ठीक है, सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम का। उसको जो नुकसान हो रहा था उसके खेत को, वो ठीक हो गया, है ना? दैट मीन्स पोल्यूटर कैन पे द विक्टिम टू कंटिन्यू पोल्यूटिंग। सही है, इससे एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम इंटरनलाइज़ हो सकती है, ये वाला ठीक है। फिर विक्टिम पेज़ द विक्टिम थोड़ी ना, मतलब उसको पे, 1 मिनट। विक्टिम पेज़ द पोल्यूटर टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब जो विक्टिम है, ये वाला, यानी कि जो शिकार हुआ है इस एक्सटर्निटी का, वो पोल्यूटर को पे करे कि पोल्यूशन रिड्यूस कर। देखो, ये चीज़ पॉसिबल है अगर पोल्यूटर के पास राइट्स हैं, उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं पोल्यूट करने के, है ना? कि भई मेरे पास तो राइट है, मैं ये चीज़ करूँगा। तो विक्टिम उसको मनी ऑफर कर सकता है कि भई ठीक है, तेरे पास राइट है, पर थोड़ा पॉल्यूशन कम कर ले, मैं उसके लिए पैसे दे सकता हूँ। इट कैन बी पॉसिबल, तब पॉसिबल है ये चीज़ इफ पोल्यूटर हैज़ राइट टू पोल्यूट, है ना? कि मतलब इसको राइट है, इस बंदे को राइट है कि भई मेरा कैटल जो है, दैट दैट इज़ माय प्रॉपर्टी राइट, कि मेरा कैटल यहाँ पे आके कुछ भी कर सकता है। इट इज़ माय प्रॉपर्टी। वो कहेगा भई ठीक है, फिर थोड़ा पैसा ले ले मुझसे, पर थोड़ा अपना कैटल कम कर ले। समझे चीज़ कि नहीं? सो बी भी पॉसिबल है, ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब सी देखो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती इसमें, असम्पशन है इसकी देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो सी आ ही नहीं सकता कभी भी। सी को कट कर दो, सी को कट कर दोगे तो वैसे ही आपको सही आंसर पता चल जाना है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर देके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है आपको। मैं समझाने के लिए समझा देती हूँ। मार्केट आउटकम बिल्कुल, अगर मार्केट आउटकम्स कैन अचीव एफिशिएंसी इवन इफ एक्सटर्निटी एग्ज़िस्ट। देखिए, कोस थ्योरम कहता है कि एक्सटर्निटी चाहे एग्ज़िस्ट कर रही है, पर प्राइवेट बार्गेनिंग के थ्रू उस मार्केट एफिशिएंसी बनाई जा सकती है। दैट इज़ द कोर कंक्लूजन ऑफ द कोस थ्योरम, बिल्कुल। अगली ई क्या है? पोल्यूटर एंड विक्टिम ऑलवेज़ हैव इक्वल बार्गेनिंग पावर। नहीं भई, इक्वल नहीं, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था, दोनों की बार्गेनिंग पावर अलग-अलग है ना? कि एक बंदा ज़्यादा बार्गेन कर सकता है, दूसरा कम बार्गेन कर सकता है, नॉट नेसेसरीली इक्वल पावर। तो दैट इज़ सेकंड, ठीक है? अगला देखिए, अब ये आपका सिंपली लोअर थ्योरम है। लोअर थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय लेबर इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट एग्जॉस्शन थ्योरम। इफ इफ फैक्टर्स आर paid according to their marginal productivity, factors are paid अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अगर फैक्टर्स को उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल पे किया जाता है, देन टोटल प्रोडक्ट विल एग्जॉस्ट। टोटल प्रोडक्ट विल एग्जॉस्ट, तो टोटल प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फैक्टर की, फैक्टर को कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल पे किया जा रहा है।
marginal productivity of capital is multiplied by capital plus marginal productivity of labor is multiplied by labor, that is equal to आउटपुट. तो ये इक्वेशन है. अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को कैसे हम लिखेंगे? पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, है ना सेकंड इक्वेशन. चलो आगे देखो. इफ द इनकम इफेक्ट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब ये कंसेप्ट तो ना इतना रटवाया हुआ ना आपको कि अगर इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नॉर्मल गुड में सभी इफेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं. गिवन गुड एंड इंफीरियर गुड में इफेक्ट्स सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. अब इस पहली वाली लाइन से पता चल रहा है कि वो गिवन या इंफीरियर गुड है. इसके आगे जो ये लाइन है उससे पता चल रहा है कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से तो वो गुड इंफीरियर होती है. राइट ये देखो. Substitution effect is stronger than negative income effect, then this is inferior good, not given good. अब ये नेगेटिव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या है इसके ऊपर पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं, मौजूद है. आगे देखिए इनकम. अब ये कंसेप्ट देखो, इसमें फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम सैमुअल्सन की है. ठीक है कि आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर प्राइसेस बिकम इक्वल. इम्पॉसिबल ट्रिनिटी मुंडल फ्लेमिंग. एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी है? अलेक्जेंडर की है. ये तीन कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं. चौथे वाला नया बस इनकम इंड्यूस्ड एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट केन्स का. बाकी ये तीनों कंसेप्ट और इनकी एक्सप्लेनेशन भी सारी अच्छे से की हुई है हमने. सो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन बी को करना था हमने थर्ड से, सी को करना था हमको फोर्थ से एंड डी को करना था हमको फर्स्ट से, है ना. तो सेकंड ये वाला सही हो गया. आगे देखिए प्रोडक्ट साइकिल हिपोथेसिस. सो ये रहा आपका प्रोडक्ट साइकिल मॉडल. प्रोडक्ट साइकिल मॉडल के 5 स्टेजेस हम लोग पढ़ते हैं. पहले स्टेज में प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होता है और प्रोड्यूस होके सिर्फ जो इनोवेटिंग कंट्री यानी कि जिसने वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, जिसने इनोवेशन की है उसकी वही उसको कंज्यूम करता है. फिर जो सेकंड स्टेज है इसमें जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिंग कंट्री पूरा उसमें परफेक्ट हो जाता है. ठीक है, और उसकी डिमांड उसके होम कंट्री में उस प्रोडक्ट की बढ़ने लग जाती है अब्रोड में भी. अब स्टेज थर्ड में क्या होता है? प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज बन गया और इमिटेटिंग कंट्री और नकल कर रहा है कंट्री उसकी, उसको इमिटेट उसकी इनोवेशन को कॉपी करनी शुरू कर रहा है और अपने कंट्री में उसको प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो इन स्टेज फोर्थ इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स अंडर सेलिंग द इनोवेटिंग कंट्री इन थर्ड मार्केट. इसके ये कंसेप्ट क्या है? अंडर सेलिंग, थर्ड मार्केट, लेटर मार्केट. इसके ऊपर पूरा प्रोडक्ट साइकिल मॉडल वाला क्लास है. यू कैन वॉच दैट क्लास. सब चीज समझ आ जाएगी उससे आपको. ठीक है, पूरा मैं आधे घंटे का क्लास है अभी, सारा उसमें समझाई हुई है चीजें. सो दैट मीन्स कि इस अब क्वेश्चन में जो उसने पूछा था ना कि इन विच स्टेज द इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स अंडर सेलिंग द इनोवेटिंग कंट्री इन थर्ड मार्केट. अब मैं हर एक कंसेप्ट प्रीवियस ईयर वाली क्लास में ही समझाने लग जाऊं तो ये प्रीवियस ईयर वाली क्लासेस 2-3 महीने चलती रहेंगी, है ना. तो दैट्स वाई इस पर पूरा क्लास है, उसको आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं बैठकर शांति से. और ये सब चीज आपको ये क्या है अंडर एक एक कंसेप्ट उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ. ठीक है, तो स्टेज फोर्थ आएगा स्टार्ट्स अंडर सेलिंग द इनोवेटिंग कंट्री इन थर्ड मार्केट. फोर्थ स्टेज में वो थर्ड मार्केट में करता है और फिफ्थ स्टेज में वो लेटर लेटर मार्केट में करता है. दोनों में डिफरेंस के लिए वीडियो देख लेना जरूर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट कंट्री बी इज कैपिटल अबंडेंट कंट्री. अब ये हैक्सरॉलिन मॉडल से क्वेश्चन है. देखो हैक्सरॉलिन मॉडल में फैक्टर अबंडेंस की दो टाइप्स होती हैं. एक होता है फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स, एक होता है फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स का मतलब है सिंपली देखो ये मेरा फर्स्ट कंट्री है. अगर फर्स्ट कंट्री में जो मेरा कैपिटल है वो दूसरे कंट्री से ज्यादा है तो दैट मीन्स मेरा फर्स्ट कंट्री कैपिटल अबंडेंट है. सिंपल. इंडिया में लेबर ज्यादा तो इंडिया लेबर अबंडेंट है. ठीक है, समझ गए. दैट इज अवेलेबिलिटी. ये होती है फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. कैपिटल ओवर लेबर बी में ज्यादा है कैपिटल ओवर लेबर ए कंट्री से. दैट मीन्स बी इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री. ठीक है, अब दूसरी चीज जो होती है फैक्टर अबंडेंस की दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस. रिलेटिव फैक्टर प्राइस में क्या है? अब जैसे इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, इसमें लेबर अबंडेंट है और है ना, और लेबर के प्राइजेस कम है इसमें, तो वो उल्टा होना चाहिए. दैट मीन्स प्राइस ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ लेबर, ऐसे.
तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि फर्स्ट कंट्री कैपिटल अबंडेंट है क्योंकि उसमें कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे अब ये जो फर्स्ट कंट्री है, ये कैपिटल इंटेंसिव क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल का प्राइस कम है देखो, लेस देन साइन है ना, यानी कि फर्स्ट कंट्री में कैपिटल का प्राइस कम है, तो अगर वो चीज़ अबंडेंट है तो उसका प्राइस उसमें कम होना चाहिए। यानी कि अगर इंडिया को मैं लेबर इंटेंसिव तभी बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया में लेबर अबंडेंट है, लेबर का प्राइस कम है क्योंकि यहाँ पे लोगों को तनख्वाहें कम मिलती हैं, तभी तो बाहर भाग रहे हैं। क्योंकि बाहर वाले डेवलप्ड देश कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ पे लेबर को प्राइस ज़्यादा मिलता है, लेबर महँगी है वहाँ पे। समझ आई बात? क्लियर हुई ना? तो लेबर इंटेंसिव कंट्री में लेबर अबंडेंट होगी और लेबर का प्राइस कम होगा और कैपिटल इंटेंसिव कंट्री में कैपिटल की अबंडेंस होगी और कैपिटल का प्राइस कम होगा। क्लियर? तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो आपका सी ऑप्शन बना सही, है ना? सी दैट प्राइस ऑफ कैपिटल कम है बी कंट्री में, है ना? ए कंट्री के कंपैरिजन कैपिटल का प्राइस बी में कम है, तो दैट्स व्हाई बी एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। तो ए एंड सी सही ऑप्शंस हो गए, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी करिए उसी तरह अभी जो हमने किया था रैशनल एक्सपेक्टेशन वाला क्वेश्चन, सेम वही तरह उसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है इसमें से पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन की assumption कौन सी नहीं है? पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस हमने न्यू क्लासिकल्स में अभी पढ़ी कि जब लोग रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन के थ्रू प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रिडिक्ट नहीं हो रही। इसमें हम एक अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन वाली एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है? कि एग्जांपल के तौर पर गवर्नमेंट ने जो है प्राइजेस पहले से बढ़ा दिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। गवर्नमेंट क्या क्या कह रही है कि गवर्नमेंट कहती है कि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, प्राइजेस को बढ़ा के, ठीक है? अब क्या है कि जो वर्कर क्लास है, उनको पता चल गया कि प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो प्राइजेस बढ़ने से उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि प्राइजेस बढ़ने से उनकी रियल वेजेस जो है वो कम हो जाएँगी, है ना? रियल वेजेस प्राइस बढ़ने से उसकी कम हो जाएगी। तो वर्कर्स हायर वेजेस की डिमांड करते हैं। अब वो प्रोड्यूसर को, जो उसका ओनर है, उसको बोलेंगे, "भई हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, उसकी प्राइस बढ़ गई है और हमारी रियल वेजेस कम हो गई।" वो बोलेंगे अब तनख्वाह बढ़ाओ। अब वो जब तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी एक्जिस्टिंग वर्कर की अगर वो तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, है ना? दैट मीन्स वो न्यू वर्कर हायर नहीं कर रहे। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई? नहीं हुई। गवर्नमेंट की पॉलिसी इनइफेक्टिव क्यों हो गई? बिकॉज़ लोगों का प्रेडिक्शन यहाँ पे रैशनली था। समझे बात को? सो कहते हैं कौन सी असम्पशन नहीं है। अब रैशनल एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल असम्पशन है पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस की, है ना? फिर आगे क्या है? पॉलिसी चेंजेस आर नोट अनएंटिसिपेटेड, ये गलत है क्योंकि जब पॉलिसी इनइफेक्टिव होती तभी है अगर पॉलिसी चेंजेस एंटिसिपेट होते हैं। लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं। फिर इकोनॉमिक एजेंट्स है, फुल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल पूरी जानकारी होती है रैशनल एक्सपेक्टेशंस में, उनके पास ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है? नॉमिनल वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, नहीं, रियल वेरिएबल्स, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि रियल वेजेस उनकी कम हुई, रियल वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, तो डी आपका इसका असम्पशन नहीं है। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल एट द नेचुरल लेवल पर होते हैं, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस में, देयर विल बी नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो आउटपुट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली दैट इज स्ट्रक्चरल प्लस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल लेवल पर होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो यानी कि बी एंड डी जो है ये इसकी assumptions नहीं है। क्लियर? ठीक है जी, तो बाकी क्वेश्चंस अगले सेशन में करते हैं। कैसा लगा आपको सेशन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दूसरों के साथ शेयर करना सेशन को, फ़ायदा हो जाए दूसरों का भी, और डिटेल्ड क्लासेस के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।